अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू क्विक रिसर्च रिव्यूज। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी फाउंडेशंस एंड मशीन लर्निंग को। ये एक एआई और डाटा साइंस का कोर कॉन्सेप्ट है। अगर आप मशीन लर्निंग को सीख रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रियल वर्ल्ड डाटा हमेशा परफेक्ट नहीं होता, उसमें कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी होती है। स्टेप बाय स्टेप हम प्रोबेबिलिटी के कोर कॉन्सेप्ट्स को सिंपल और डिटेल वे में समझेंगे आज की वीडियो में। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी एक मैथमेटिकल मेजर है जो बताते हैं कि किसी इवेंट के होने के चांसेस कितने हैं। इसकी दो वैल्यूज होती हैं, ठीक है, 0 और 1। 0 क्या शो करता है कि इम्पॉसिबल है ये इवेंट, ठीक है, और 1 क्या शो करता है कि ये जो भी है ये हैपन हो सकता है, यहाँ सर्टेन हो सकती है कोई भी कंडीशन, ठीक है। अब बिटवीन 0 एंड 1 क्या होती है, अनसर्टेनिटी होती है, जिसको हम प्रोबेबिलिटी की बेस पर फाइंड करते हैं। प्रोबेबिलिटी बेसिकली अनसर्टेनिटी को ही मेजर करती है, यानी कोई चीज कितनी लाइकली है होने के लिए, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब मशीन लर्निंग में इसका क्या रोल है कि हम प्रिडिक्शंस के लिए प्रोबेबिलिटी को यूज करते हैं, क्लासिफिकेशन में हम प्रोबेबिलिटी को यूज करते हैं, मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल लेंगे, हम ईमेल स्पैम डिटेक्शन पर वर्क कर रहे हैं, तो उसमें ईमेल्स स्पैम है या नॉट स्पैम है, तो इसकी जो इसको हम जो डिटेक्ट कर सकते हैं, ये किस वजह से हम मॉडल जो है वो प्रोबेबिलिटी की बेस पे ये डिसाइड करेगा कि ईमेल जो है वो स्पैम है या नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि है कोर कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम सैंपल स्पेस के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सैंपल स्पेस का मतलब होता है कि ऑल पॉसिबल आउटकम्स, यानी जो भी पॉसिबल रिजल्ट हो सकते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट के, ठीक है, उन सबको सैंपल स्पेस जो है वो डिफाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक डाइस है और हम उसे रोल करते हैं, तो उसके सैंपल स्पेस कितना होगा? ऑब्वियसली 1 से 6 तक होगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, अब यानी डाइस से सिर्फ 6 वैल्यूज ही आ सकती हैं, ना इससे कम आएंगी ना ज्यादा आएंगी, बिकॉज उसके अंदर है ही 6 तक वैल्यूज। तो उसकी ऑल पॉसिबल आउटकम्स भी कितनी होंगी कि मैक्सिमम 6 तक वैल्यू आ सकती है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इवेंट की। इवेंट असल में सैंपल स्पेस का एक सबसेट होता है, यानी सैंपल स्पेस के अंदर से कुछ स्पेसिफिक आउटकम्स को बताता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें कि हम चाहते हैं कि इवेंट नंबर आए, ठीक है, आना चाहिए, कोई भी इवेंट हो रहा है तो उसमें मतलब अगर हम डाइस को ही रोल करें तो इवन नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो इवन नंबर क्या हो सकते हैं, मतलब अब 1 से 6 तक तो इवन नंबर 2 4 या 6 ही हो सकते हैं। तो यानी इवेंट एक कंडीशन है जो हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट वो होता है जिसका रिजल्ट पहले से प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कॉइन टॉस कर रहे हैं, ठीक है, तो हम ये नहीं बता सकते कि इसका टॉस के बाद क्या रिजल्ट आएंगे, या हम डाइस को रोल करते हैं तो रोल करते वक्त हम ये नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि इसका एग्जैक्ट रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है, क्योंकि हम जितनी बार इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे रिजल्ट उतने बार जो है वो चेंज होंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है 3 कोर कंसेप्ट हैं, ठीक है, सैंपल स्पेस, इवेंट और रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये प्रोबेबिलिटी के कोर कंसेप्ट हैं जो मिलकर प्रोबेबिलिटी की बेस बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी के रूल्स पर। प्रोबेबिलिटी के रूल्स की बात करते हैं जो कि हमें कैलकुलेशन के लिए हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन रूल की। अगर हम चाहते हैं कि हमने फाइंड करना है कि इवेंट ए या इवेंट बी होने के चांसेस क्या हैं, तो हम इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये इसके कुछ लॉज लिखे हुए हैं, ठीक है। इनको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, ठीक है। अब P ऑफ A यूनियन B हम यूज करेंगे किसके लिए, जब हमें एडिशन रूल लगाना है, ठीक है। हमने ये देखना है कि A या B के इवेंट होने के कितने चांसेस हैं, तो हम P ऑफ A यूनियन B इक्वल P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। यानी यहाँ पर मतलब इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर दोनों इवेंट्स ओवरलैप करते हैं तो हमें ओवरलैप सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, वरना ये डबल काउंटिंग हो जाती है इसमें, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन रूल की, ठीक है, तो ये है P ऑफ A एंड B इक्वल्स P ऑफ A मल्टीप्लाई बाय P ऑफ B। अच्छा, इसको हम इंडिपेंडेंट रूल भी कहते हैं, बिकॉज अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो, यानी एक का दूसरे से कोई रिलेशन ना हो, तो ये मल्टीप्लीकेशन रूल में आता है, तो हम इसे इंडिपेंडेंट रूल भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं या डाइस को रोल कर रहे हैं, तो ये दोनों जो है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अच्छा, अब कॉम्प्लीमेंट रूल की बात करते हैं, तो अगर हम किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए हो तो हम कॉम्प्लीमेंट रूल यूज करते हैं, यानी P ऑफ नॉट A इक्वल्स टू A माइनस P ऑफ A, ठीक है। अच्छा, अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है कि A होने के, यानी A इवेंट जो है उसके होने के चांसेस कितने हैं जबकि B ऑलरेडी हो चुका है,
यानी हम अपनी प्रोबेबिलिटी को अपडेट करते हैं बेस्ड ऑन गिवन कंडीशंस। फॉर एग्जांपल, अगर किसी पेशेंट को डिजीज ऑलरेडी है तो उसकी फर्दर प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसके बाद बात करते हैं, यानी ये कंडीशंस पर जो है वो बेस कर रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बेस थ्योरम, ठीक है। अच्छा, ये मशीन लर्निंग का एक पावरफुल कंसेप्ट है। इसका क्या यूज होता है, मतलब हम स्पैम डिटेक्शन में या फ्रॉड डिटेक्शन में या मेडिकल डायग्नोसिस में इसको यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं रैंडम वेरिएबल्स की, ठीक है। रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं, इसमें जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है ना, इसमें वैल्यूज काउंटेबल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, नंबर ऑफ हेड्स इन कॉइन टॉस कितने हैं या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो मतलब कि हम जो काउंट कर सकते हैं, ठीक है, वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स में आता है। और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स कौन से होते हैं कि इसमें वैल्यूज इनफाइनाइट रेंज में होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाइट हम नहीं देख सकते कि वो इनफाइनाइट होती है, ठीक है। उसके बाद वेट, टेम्परेचर, तो ये काउंटेबल नहीं है ना, तो इसलिए डिस्क्रीट जो है वो काउंटेबल होता है, जबकि जो कॉन्टिन्यूस मेजर्स हैं वो वो रैंडम होती हैं, ठीक है। और मशीन लर्निंग में ये दोनों टाइप्स का जो डाटा है वो यूज होता है, ठीक है। हम दोनों टाइप्स का डाटा यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी फंक्शंस की। ओके, ये जो प्रोबेबिलिटी फंक्शंस हैं, प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शंस, इसके अंदर डिस्क्रीट डाटा के लिए ये बेसिकली यूज होते हैं, ठीक है। और ये बताता है कि हर पॉसिबल आउटकम की प्रोबेबिलिटी क्या है। फॉर एग्जांपल, ईमेल स्पैम है वर्सेस नॉट स्पैम, के स्पैम है या नॉट स्पैम है। उसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब ये कॉन्टिन्यूस डाटा के लिए यूज होता है और ये बताता है कि डाटा किस तरह स्प्रेड हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, सेंसर डाटा या हेल्थ सिग्नल्स जो हैं, इनको हम बात करें तो हम इसके लिए अगर हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को यूज करते हैं तो ये हमें बताएगा कि डाटा जो है वो किस तरह से कलेक्ट किया जा रहा है, या हेल्थ सिग्नल्स को वो किस तरह से डिटेक्ट कर रहा है, या किस तरह से ये स्प्रेड हो रहा है। तो इस चीज को डिफाइन करने के लिए हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन यूज करते हैं। अच्छा, उसके बाद आता है कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब ये क्या बताता है, ये बताता है कि किसी वैल्यू से कम या इक्वल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है। अगर थ्रेशोल्ड सेट करना हो एमएल मॉडल में, तो मतलब फॉर एग्जांपल कि हमने अगर कोई थ्रेशोल्ड मॉडल सेट करना है एमएल मॉडल में, तो हम ये क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमें ये बताएगा कि कौन सी वैल्यू जो है उसके कम मतलब वैल्यू से कम या इक्वल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइक्लीहुड एंड एमएलई की, ठीक है, यानी मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन। लाइक्लीहुड क्या होता है, लाइक्लीहुड मेजर करता है कि एक मॉडल डाटा को कितना अच्छा एक्सप्लेन कर रहा है। और मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन क्या होती है कि इसका गोल ये होता है कि बेस्ट पैरामीटर्स फाइंड करना, ठीक है। मॉडल के बेस्ट पैरामीटर्स जो है उनको फाइंड करना। फॉर एग्जांपल, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में वेट्स को हम फाइंड करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जो है वो लॉग लाइक्लीहुड भी आता है, ठीक है। इसको यूज किया जाता है कंप्यूटेशन को इजी करने के लिए, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन को सम में कन्वर्ट कर देता है, इससे कैलकुलेशन फास्ट और स्टेबल हो जाती है। अच्छा, अब जो ये लॉग है, ये मतलब हम ना नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में इसको मजीद डिटेल में भी पढ़ रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम अगर बात करें एंट्रोपी और की, तो इस एंट्रोपी क्या होता है कि ये होते हैं मेजर्स ऑफ अनसर्टेनिटी, ठीक है। एंट्रोपी अनसर्टेनिटी को मेजर करता है, ठीक है। फॉर्मूला बताता है कि मतलब ये वो फॉर्मूला बताता है कि डाटा कितना रैंडम है, ठीक है। अगर तो एंट्रोपी हाई होगी तो डाटा ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, और अगर एंट्रोपी लो होगी तो ये बताएगा कि डाटा क्लियर और प्रेडिक्टेबल है, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल, हम डिसीजन ट्री में मतलब बात करें कि ये कहाँ कहाँ यूज होता है, तो डिसीजन ट्री में ये मेनली यूज हो रहा होता है, ठीक है। और इसकी अगर हम एग्जांपल लें तो हम बात करें कि अगर हम ईमेल स्पैम डिटेक्शन की अगर बात कर लें, तो अगर 50% स्पैम है और 50% नॉट स्पैम है, तो यहाँ पर मैक्सिमम एंट्रोपी होगा, यानी कि डाटा जो है वो ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, तो कॉमन डिस्ट्रीब्यूशंस एंड एमएल यूजेस, मतलब जो प्रोबेबिलिटी की डिस्ट्रीब्यूशंस हैं एमएल में, उन पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये क्या है, इसमें हमें सिर्फ दो आउटकम्स मिलती हैं, यानी सक्सेस है या फेलियर। फॉर एग्जांपल, ईमेल स्पैम है या फिर नॉट स्पैम है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे मल्टीपल ट्रायल्स में सक्सेस काउंट किया जाता है, ठीक है, यानी 10 टॉसेस में जो हेड्स हैं उनका काउंट, ठीक है, यूजफुल फॉर काउंट्स लाइक कन्वर्जन्स। उसके बाद आता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ये रेयर इवेंट्स के लिए यूज होता है, फॉर एग्जांपल साइबर अटैक्स के लिए या नेटवर्क अलर्ट्स के लिए, ठीक है। ये मतलब अटैक्स में डायरेक्टली हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, साइबर अटैक्स के ऊपर अगर हम वर्किंग करें। उसके बाद आता है मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मल्टीनोमियल कैटेगरीज के लिए, जो मल्टीपल कैटेगरीज के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल, इमेज क्लासिफिकेशन या हमें टेक्स्ट क्लासिफिकेशन करनी है, तो उसके लिए हम जो है वो मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज कर सकते हैं। अच्छा, अगर नेक्स्ट बात करें तो प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क इन एमएल, ठीक है। अच्छा, अब ये इसके अंदर आती है मैक्सिमम लाइक्लीहुड
ठीक है, और रेगुलराइजेशन। तो ये हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में, इसका जस्ट आज हम जो है वो ओवरव्यू देखेंगे कि ये है क्या। इसको हम डिटेल इम्प्लीमेंटेशन के साथ पाइथन में नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में एग्जांपल्स के साथ लर्न कर रहे होंगे कि रेगुलराइजेशन क्या है या इसकी कौन सी टेक्निक्स हैं। ठीक है, तो एमएलई जो है वो मॉडल को ट्रेनिंग के लिए यूज होता है, और रेगुलराइजेशन ओवर फिटिंग को अवॉइड करने के लिए हम यूज करते हैं। तो इसके अंदर जो है मेथड्स होते हैं L2 रिज और L1 रेसो, जो है लेसो, वो यूज होता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये ओवर फिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए और स्टेबलाइज करने के लिए जो है मॉडल को यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हम बात करें तो हम अपने आज के इस वीडियो को समअप करें कि समरी और टेक अवेज ले रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी की फाउंडेशंस क्या हैं, इसके लिए हम टूल्स कौन से यूज कर सकते हैं, और प्रैक्टिसेस के लिए किस तरह से हम काम कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी आज के वीडियो में सारा हमने डिस्कस किया कि प्रोबेबिलिटी अनसर्टेनिटी को मेजर करती है। ठीक है, इसके कोर कंसेप्ट्स बेस बनाते हैं प्रोबेबिलिटी की, रूल्स कैलकुलेशंस के लिए यूज होती हैं ये। ठीक है, फंक्शंस डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। एमएल में लाइकलीहुड, एंट्रोपी और डिस्ट्रीब्यूशन यूज होते हैं। तो मीन्स हमने इसका आज कंप्लीट एक ओवरव्यू देखा आज की वीडियो में। होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि प्रोबेबिलिटी की बेसिक फाउंडेशंस क्या हैं। आने वाली वीडियोस में हम इसको मजीद जो है वो डिटेल में लर्न करेंगे। मींस बेसिक फाउंडेशंस तो हमने पढ़ ली है, इसके अंदर की जो टेक्निक्स हैं लाइक लाइकलीहुड या लॉग लेसो, जो भी हमने इधर पढ़ा, रेगुलराइजेशन, इसकी टेक्निक्स को हम देख रहे होंगे। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।